हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉडल पेपर 2 और इंग्लिश अनसॉल्व लेकर हम पुनः आए हैं और यह आपके लिए ज़रूरी है। अधिक से अधिक अनसॉल्व सॉल्व करिए। अनसॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करने का 2 फ़ायदा है। एक तो आपको पूरा पेपर का एक पिक्चर मिलेगी, दूसरी बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे, तीसरी इसको आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इसलिए इसको पूरा सॉल्व करें, लास्ट तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें। आगे हम चलते हैं तो ये देख लीजिए अनसॉल्व्ड है और हम इसको लगाते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न में पूछ क्या रहा है इसको दिमाग में रहो। पहले में पूछ रहा है व्हाट आर द हार्डी बॉयज मिस्ट्री स्टोरीज। हार्डी बॉयज मिस्ट्री स्टोरी है क्या आखिर। अब आगे देखिए दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है। दूसरे में पूछ रहा है हाउ वुड यू डिफाइन घोस्ट राइटिंग। इसमें ये पूछ रहा है आप घोस्ट राइटिंग को कैसे डिफाइन करेंगे। घोस्ट राइटिंग पूछ रहा है। तीसरा पूछ रहा है कि पहला स्टेप क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टू राइटिंग द बुक्स। इसमें पैसेज में कह रहा है कि जो मेंशन किया गया है तो राइटिंग बुक्स का पहला स्टेप क्या है। चौथे में पूछ रहा है व्हाई डिड द बुक्स मेंशन इन द पैसेज हैव डिफरेंट ऑथर्स। इसके डिफरेंट ऑथर क्यों हैं, इसको ध्यान से देखना, डिफरेंट ऑथर क्यों हैं। फिर पांचवा पूछ रहा है कि इस पैसेज में को जो है कंफ्यूजिंग का मतलब क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज कंफ्यूजिंग। चौथे का पांचवें के बी का पूछ रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज सेम एज ए कंक्लूड का अर्थ पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज द एंटानिम। अब आपको ये पूछ रहा है जनरल का एंटानिम क्या है। मैं बार बार कहता हूँ मीनिंग पे फोकस किया करिए, क्योंकि देखिए 3 प्रश्न तो यहाँ मीनिंग से हैं। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो पहले आपको दिमाग में लिखते जाना अंडरलाइन। पहले में क्या पूछा था, आपको याद होना चाहिए कि हार्डी बॉयज क्या है। तो हार्डी बॉयज क्या है उसका उत्तर ढूंढेंगे। और दूसरे में पूछा तो लिखिए फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। अब देखो मैं पढ़ते जा रहा हूँ कि ये इंट्रोड्यूस हुआ 1927 में। अब देखो हम बता रहे हैं हार्डी बॉयज मिस्ट्री आर ए सीरीज ऑफ बुक्स, हो गया आंसर। तो हार्डी व्हाट आर द हार्डी बॉयज इज क्या है, तो आप लिखोगे द हार्डी बॉयज मिस्ट्री स्टोरीज आर ए सीरीज ऑफ बुक्स अबाउट द एडवेंचर ऑफ फ्रेंच एंड जो हार्डी। आंसर कंप्लीट हो गया, इतना बहुत है। आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अगला पैराग्राफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो क्या है हार्डी बॉय, तो लिखोगे द हार्डी बॉयज स्टोरीज आर ए सीरीज ऑफ बुक्स अबाउट द एडवेंचर ऑफ ब्रदर्स फ्रैंक एंड जो हार्डी। तो ये देखो यही पूछ रहा है व्हाट द हार्डी बॉयज मिस्ट्री स्टोरीज। तो पहले का क्या हो जाएगा, द हार्डी बॉयज मिस्ट्री स्टोरीज आर ए सीरीज ऑफ बुक्स अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ ब्रदर्स फ्रैंक एंड जो हार्डी। दूसरे में कह रहा है घोस्ट राइटिंग क्या होती है। तो चलो अब घोस्ट राइटिंग आगे आंसर हम बढ़ते हैं, समझते चलते हैं पैराग्राफ को। द हार्डी बॉयज हार्डी टीनेज डिटेक्टिव, डिटेक्टिव में जासूसी वाली चीज़ है। हु सॉल्व वन बैपलिंग मिस्ट्री, जिसमें एक बैपलिंग कन्फ्यूजिंग वो जो है बातें की गई है। कन्फ्यूजिंग डिटेक्टिव प्रकार का सरप्राइजिंग नॉवेल है, बुक्स है, सॉरी नॉवेल नहीं दिया है कहीं। हार्डी बॉयज वर सो पॉपुलर दैट 3 ईयर्स, इतनी अधिक ये पॉपुलर हुई कि 3 ईयर्स तक जो है सिमिलर सीरीज वाज क्रिएटेड फॉर गर्ल्स, कि 3 साल में के, ठीक है हाँ, तो इतनी अधिक पॉपुलर हुई कि बाद में एकदम सिमिलर सीरीज आ गई लड़कियों के लिए। 16 साल की डिटेक्टिव एक लड़की जिसमें है जिसका नाम है नैन्सी ड्रू, ठीक है, लड़कियों के लिए। अब आगे देखिए इसमें कह रहा है कि अगर कवर पढ़ते हैं, कवर कवर कवर, आप ध्यान देना, कवर कह रहा है कवर ऑफ ईच वॉल्यूम और स्टेट दैट द, स्टेट करता मतलब सजेस्ट करता है कि इसके जो आथर हैं, कवर से देखने के बाद लगता है कि जो हार्ड करता है कि इसके जो आथर हैं फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन है और फॉर नैन्सी ड्रू एंड मिस्ट्री स्टोरीज। कह रहा है इसको सजेस्ट होने के बाद कवर से विलियम को लगता है कि हार्डी बॉयज जो कवर देखने के बाद लगता है कि उसके जो आथर हैं दैट द आथर ऑफ दिस सीरीज इज फ्रैंकलिन, लगता है कि हार्डी बॉयज की जो आथर है फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन है। और कवर देखने के बाद लगता है कि जो नैन्सी ड्रू मिस्ट्री स्टोरीज के जो आथर है वो कैरोलिन कीन है। ओवर द ईयर्स दो मेनी फैंस बोथ द सीरीज हैव फाउंड आउट दैट फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन एंड कैरोलिन आर नॉट रियल पीपल। तो कह रहा है कई वर्षों के बाद, ओवर द ईयर्स माने कई वर्ष बीत गए, बीतने के बाद जो फैंस थे उन्होंने क्या किया, ज्ञात किया, फाउंड आउट माने ढूंढा, जान गए, उन्हें ज्ञात हुआ कि जो फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन है और कैरोलिन कीन है वो
कोई रियल पीपल नहीं है, दे आर नॉट रियल, तो वो काल्पनिक होंगे, इमेजिनेशन से आए होंगे। अब आगे देखिए, हार्डी बॉयज, इसमें क्या कह रहा है, हार्डी बॉयज एंड नैन्सी ड्रू। अब देखो नैन्सी ड्रू, इसको दिमाग में रखना। कह रहा है हार्डी बॉयज एंड नैन्सी बुक्स वर रिटेन थ्रू ए, अब देखो घोस्ट राइटिंग है, तो हार्डी बॉयज एंड नैन्सी ड्रू बुक्स जो थी वो एक प्रोसेस के द्वारा लिखी गई, जिस प्रोसेस का नाम है घोस्ट राइटिंग, अंडरलाइन कर दिया। अब दूसरा प्रश्न ही पूछा था घोस्ट राइटर कौन होते हैं, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, घोस्ट राइटर राइट्स अ बुक, लिख दोगे अ घोस्ट राइटर राइट्स अ बुक अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फार्मूला। अब देखोगे, वाइल घोस्ट राइटर आर पेड फॉर राइटिंग द बुक्स, their authorship is not acknowledged and their names do not appear on the published books। हो गया ना। तो इसमें ये बता रहा कि घोस्ट राइटर एक प्रकार के जो है राइटर होते हैं जिन्हें पेड किया जाता है किसी किताब को लिखने के लिए, और उनकी ऑथरशिप को कभी एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, ना तो इनकी ऑथरशिप को कभी भी पब्लिश किया जाता है। मतलब बुक पर इनके लिखे भले रहेंगे लेकिन उनके नाम नहीं होते हैं। तो घोस्ट राइटर के बारे में क्या पूछ रहा था कि डिफाइन करना, तो आप बताओगे घोस्ट राइटर इज अ राइटर, ठीक है, हु राइट्स, एक ऐसे राइटर हु राइट्स बुक बट देयर नेम इज नॉट पब्लिश्ड ऑन द बुक्स, बुक्स पे पब्लिश, दे आर ओनली पेड फॉर देयर लेबर, उन्हें अपनी मेहनत के लिए या किताब को लिखने के लिए क्या किया जाता है, उनको लिए पैसा किया जाता है, पैसा दिया जाता है, हायर किया जाता है। तो घोस्ट राइटर कौन होते हैं बता दिया। घोस्ट राइटर, अब देखे, अब आगे हम पूछ रहे हैं घोस्ट राइटर कैन राइट बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट एंड कंटेंट ऑफ विच अनस्पेसिफिक। अब तीसरा पूछ रहा था, क्या प्रश्न था, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है। अब आगे चलते हैं, द इनिशियल आइडिया ऑफ हार्डी एंड नैन्सी ड्रू वाज सीरीज वाज डेवलप्ड बाय, अब इसकी सीरीज किसके द्वारा डेवलप की गई, एडवर्ड स्टेटमेयर, हु ओन्ड ए पब्लिशिंग मेनी स्टेटमेयर नोटिस द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ मिस्ट्री। उन्होंने क्या किया, नोटिस किया कि जो पॉपुलरिटी थी मिस्ट्री की वो एमंग एडल्ट्स के बीच में तेजी से बढ़ रही है, तो गेस लगाया, जब देखा कि एडल्ट्स ज़्यादा देख रहे हैं तो उसने गेस लगाया जो है वो चिल्ड्रन भी इंजॉय करेंगे। उसके बाद एंगर डिटेक्ट, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जासूसी के लिए उसने पहचान लिया। तो उसने लिखने के लिए क्या किया था, ही फर्स्ट डेवलप एन आउटलाइन, तो पहला स्टेप क्या होता है, एक आउटलाइन किए। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, कह रहा है कि सबसे पहले, तीसरे प्रश्न में ये पूछा है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो यही हो गया, ही फर्स्ट, द फर्स्ट स्टेप टू राइट एनी बुक्स इज टू डेवलप एन आउटलाइन डिस्क्राइबिंग द प्लॉट एंड सेटिंग। तो क्या हो जाएगा पहला, ये देखो, ही फर्स्ट डेवलप्ड एन आउटलाइन डिस्क्राइबिंग, तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ही फर्स्ट डेवलप एन आउटलाइन डिस्क्राइबिंग द प्लॉट एंड सेटिंग। ठीक है, आगे देखिए चौथे का प्रश्न में क्या पूछा था, देखते हैं एक बार, ध्यान दिमाग में रखना है आपको उसके तुरंत उसी समय। अब आथर्स हुए डिफरेंट कैसे हैं, इसके विभिन्न आथर्स कैसे हैं, अब आगे देखते हैं। घोस्ट राइटर कैन राइट द बुक्स फॉर चिल्ड्रन अडल्ट एंड कंटेंट इज, अब देखिए, द इनिशियल फॉर बोथ हार्डी बॉयज एंड नैन्सी ड्रू सीरीज वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड स्टेयर, ये सब जानते हो कि इसको डेवलप किया था स्टेट मेयर ने, जो पब्लिशिंग कंपनी के मालिक थे, ओन करते थे। अब स्टेटमेंट नोटिस द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी, जब मिस्ट्री को इन लोगों के बीच में इंक्रीजिंग पॉप, तो उसने क्या किया, रीडिंग अबाउट एंगर डिटेक्टिव्स। अब वो एंगर, ही फर्स्ट डेवलप एन आउटलाइन, पहले उन्होंने आउटलाइन डेवलप किया, डिस्क्राइबिंग द प्लॉट एंड सेटिंग, ऐसी आउटलाइन जिसमें प्लॉट और सेटिंग को रूपरेखा बनाई। उसके बाद कंप्लीट किया आउटलाइन को, तो उसके बाद हायर किया एक घोस्ट राइटर टू कन्वर्ट इनटू ए बुक ऑफ स्लाइटली ओवर 200 पेजेस, कन्वर्ट करने के लिए बुक के रूप में 200 पेजों में। तो आफ्टर द घोस्ट राइटर हैड रिटेन ए ड्राफ्ट, उसके बाद एक ड्राफ्ट लिखता है, सी वुड सेंड इट, पहले क्या होता है, इन्होंने आउटलाइन तैयार किया, आउटलाइन कौन तैयार किया, अगर आएगा आउटलाइन किसने तैयार किया, जो स्टेट मेयर थे, जो इसका मालिक था, उसने आउटलाइन तैयार किया, फिर ड्राफ्ट उसको भेजा होस्ट राइटर के पास, उसने ड्राफ्ट तैयार किया बुक का, फिर उसने देखा, भेजा स्टेट मेयर के यहाँ, तो उसने कुछ करेक्शन किए, फिर पुनः उनके पास भेज दिए, ये प्रोसेस होती है। तो क्या हो जाएगा, द घोस्ट राइटर वुड रिवाइज, तो क्या क्या स्टेप हो गया, देखो पहला स्टेप हो गया, सॉरी, हाँ, पहले किसने किया, स्टेट मेयर ने, स्टेट मेयर ने किसके पास भेजा, घोस्ट राइटर के पास भेजा। तो स्टेट मेयर ने क्या तैयार किया, आउटलाइन तैयार किया, तो आउटलाइन, ठीक है, मेन ऑनर जो होता है आउटलाइन तैयार किया। उसके बाद घोस्ट राइटर क्या तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया, फिर इसने करेक्शन के लिए भेजा इनके यहाँ, ये करेक्शन करके फिर उसके लिए फाइनल, एक बार जब ये अप्रूव कर देंगे तो बात पूरी हो जाएगी।
तो आउटलाइन को ही देन हायर्ड ए घोस्ट राइटर टू कन्वर्ट इनटू ए बुक, उसके बाद ए बुक के रूप में हायर किए घोस्ट राइटर को 200 पेज में। एंड आफ्टर द घोस्ट राइटर हैड रिटन ए ड्राफ्ट, तैयार कर दिया घोस्ट राइटर, ही सी वुड सेंड, उसे वापस भेजता है स्टेट मेयर के पास, हु वुड मेक ए लिस्ट ऑफ करेक्शन, बहुत सारी करेक्शंस किए, मेल इट बैक टू द घोस्ट राइटर, पुनः घोस्ट राइटर के पास भेज दिए। द घोस्ट राइटर वुड रिवाइज द बुक, रिवाइज करेगा, उसके बाद स्टेट मेयर के पास भेज देगा। वंस स्टेट मेयर अप्रूव्ड, एक बार अगर स्टेट मेयर ने अप्रूव किया, इट वाज रेडी फॉर पब्लिकेशन, उसके बाद पब्लिश हो जाती है। बिकॉज ईच सीरीज फॉर सो मेनी ईयर्स, अब देखिए बहुत साल तक ये सीरीज चलती है, कह रहा है बिकॉज ईच सीरीज रन फॉर सो मेनी ईयर्स, कह रहा है ये सीरीज कई वर्षों तक चलती रहती है, कई राइटर होते हैं इसमें जो है, इसके कई सीरीज ये जो है कई वर्षों तक चलती रहती है, एक वर्ष तक नहीं कई वर्षों तक ये सीरीज चलती रहती है। अब तो इसी सीरीज के चलने के नाते जो है बिकॉज इस सीरीज, प्रत्येक सीरीज नैन्सी ड्रू एंड हार्डी बॉयज बोथ हाइटेड, इसी कारण से बहुत वर्षों तक चलती रहती है, बहुत सारे लोग लिखते हैं, इसलिए इसके जो है द दोनों के नैन्सी ड्रू एंड द हार्डी बॉयज के नंबर ऑफ डिफरेंट राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। हाउएवर द फर्स्ट घोस्ट राइटर, अब देखिए बहुत सारे घोस्ट राइटर क्यों है पूछा जाएगा तो बताओगे क्योंकि ईच सीरीज आप इनकी जो सीरीज होती है कई वर्षों तक लिखते चलती रहती है, इसलिए इसके डिफरेंट आथर्स होते हैं। हाउएवर द फर्स्ट घोस्ट राइटर कह रहा है, कंक्लूड में कह रहा है घोस्ट राइटर की सीरीज जो है बड़ी इन्फ्लुएंशियल सिद्ध हुई, इसलिए इनिशियल घोस्ट राइटर जो पहले वाला थे, पहले इनिशियल जो घोस्ट राइटर थे वो जर्नलिस्ट कौन थे, नेस्ली मैकफार्लर ने। अब देखिए ध्यान से क्या पूछा था चौथे वाले प्रश्न में, क्या पूछा था, देखो देखो चौथे वाई, अब कह रहा है कि हैव डिफरेंट अर्थ, मैंने कहा कि बिकॉज ईच सीरीज आप जो है रन फॉर सो मेनी ईयर्स, बहुत सारे, इसलिए इसके जो है डिफरेंट आथर्स होते हैं। अब वर्ड का पैसेज मीनिंग देखते हैं। कंफ्यूजिंग का क्या बताया था मैंने आपको, मिस्ट्री, यहाँ क्या हो जाएगा, मिस्ट्री आया है, आप लोग जाके देखना, मुझे याद हो गया, आपको भी याद होना चाहिए। मिस्ट्री, बैफलिंग मिस्ट्री को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा। दूसरे का कंक्लूड का हाउएवर लगा दो, ठीक है। और तीसरे वाले का जनरल का क्या हो जाएगा, जनरल का आपको एंटानिम ढूंढना है तो स्पेसिफिक आ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। फिर से देख लो, पहले वाले का मिस्ट्री हो जाएगा, दूसरे का हाउएवर, तीसरे का जनरल, ये मेरे हिसाब से है, आपको पैराग्राफ में सारे शब्द दिए गए हैं। फिर अगला हम देखेंगे प्रश्न का उत्तर। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 and 150 वर्ड। अब हैजार्डर अनसुपरवाइज, बिना निगरानी की, अगर आपके पेरेंट्स नहीं ध्यान दें आजकल के बच्चों में तो दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, आप देखे भी होंगे। तो वही कह रहा है कि जो अनसुपरवाइज्ड, बिना गैर निगरानी में, कोई उसके अंदर नियंत्रण नहीं है, ठीक है, तो उसकी टेलीविज़न जो बच्चों द्वारा देखा जा रहा है उसका क्या दुष्प्रभाव है। आप देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, नींद में डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, आंखें खराब होती चली जा रही हैं, और दिन भर म्यूजिक सुन रहे हैं, उनका फिजिक कमज़ोर हो जाएगा। कई प्रकार की समस्याएं आती हैं यदि हम बच्चों को मोबाइल देते हैं और उसको भी ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चा दिन भर मोबाइल, तो आँख खराब हुई, फिजिकल कमज़ोरी आ जाएगी, टहलेगा नहीं, मोबाइल लेके सोया रहेगा तो कमज़ोरी ही आ जाएगी, है ना। तो विभिन्न प्रकार के आइटम्स उसमें आ रहे हैं, उस सारी चीज़ों को बच्चे देखने लगते हैं, जिससे के कारण से जो है बड़ा ही खराब हो, जो दिन भर कार्टून देख रहे हैं तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनका शारीरिक डेवलपमेंट अगर सही से नहीं होगा तो मानसिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। तो इसमें ये कहा गया है कि बच्चों को जो अनसुपरवाइज्ड टेलीविज़न देखने के लिए कहा जा रहा है, उसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो आप बहुत सारी आँखें खराब हो जाती बता सकते हो, और बीमार हो जाते हैं, और उसके फिजिकल जब टीवी देखेंगे तो टहल घूम नहीं पाएँगे, इधर-उधर जा नहीं पाएँगे, तो दौड़ने धूपने खेल नहीं पाएँगे, मिट्टी में जाके बाहर नहीं दौड़ पाएँगे, तो उससे शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा। पढ़ाई जो नहीं हो रही हो तो जान ही रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। दूसरे वाले में पूछ रहा है रोल ऑफ ए फादर इन ए फैमिली। अब आपको इसमें फादर का रोल क्या होता है, फादर जानते हो, फादर इज़ अ ब्लेसिंग, फादर इज़ अ लव, फादर इज़ अ फीलिंग, फादर इज़ द वर्ड। बाहर का जो विदेश मंत्रालय है पिता ही देखते हैं, और गृह मंत्रालय माँ। तो ये सारी चीज़ें, पिता का रोल आपके जीवन में क्या है, इसको आपको बनाना जो है ध्यान देना पड़ेगा। टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ इंडिया, अब टूरिज्म क्या है पोटेंशियल इंडिया में, जैसे लखनऊ हो गया, इमामबाड़ा, बहुत सारे प्रकार के टूरिज्म से इंडिया की कमाई क्या होती है, और ये कैसे हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है।
हाँ, पर्यटन कैसे इम्पोर्टेंट है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद ही होगा। तो सारी बातें आपको इसमें लिखना है। सपोज़ यू आर रिया एंड राइट ए लेटर एट अब आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया मान लीजिए आप अपने आप को रिया मानना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया को पुअर सप्लाई आपकी इलेक्ट्रिसिटी बार-बार बिजली कट जा रही है, तो उसके बारे में आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, उस लेटर को ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पहले उसका परिचय दे दो अपना, फिर उसका परिचय दे दो, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन लिख दो, फिर बॉडी लिख दो, फिर उसके बाद डेट और समय, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिख दो। ऐसे करके आप अच्छा फॉर्मेट बना के लिखोगे। आपकी किताबों में दिया होगा, मैं भी ऑनलाइन लाइव पढ़ाया हूँ, उसको जाके एक बार देख लेना। फिर आगे चलता हूँ, यू बॉट ए रेफ्रिजरेटर। अब आपको क्या है, आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा 2 मंथ्स पहले, मोहन सेल्स, अशोक विहार, बंगलोर से, और ये डेवलप सर्टेन प्रॉब्लम्स, इसमें तब तक प्रॉब्लम आ गई रिगार्डिंग अब फंक्शनिंग, मतलब ये फंक्शन ही नहीं कर रहा है। यू हैव रिटेन ए लेटर, कंप्लेन में आपको लेटर लिखना है कंप्लेन में मैनेजर को, और आपको साइन क्या करना है, शशि शाह, आप इस पे एक जो है लेटर लिखने का फॉर्मेट के तहत कर देना। अब आगे आते हैं सेक्शन 4 में, क्या दिया है, समवन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या करना है आपको, सैक्रिफाइस, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज कर देता है उसको बोलते हैं वैंडल। वैंडल माने क्या होता है बेटा, ऐसा व्यक्ति जो, जैसे बस पब्लिक प्रॉपर्टी में कौन आता है, बस में आग लगा देना, सरकारी बसों में, यूनिवर्सिटी को तोड़ फोड़ देना, स्कूल के कॉलेज के शीशे को तोड़ देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो टंकी है उसको उजाड़ देना, उठा ले जाना, ठीक है? तो इन सारी को बोलते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है उसको बोलते हैं वैंडल। कुछ वर्ड हैं उसको भी देख लेते हैं, सैक्रिफाइस माने त्याग होता है, वेनियल, सैक्रिफाइस माने होता है त्याग, और वेनियल का माने होता है जिसको क्षमा कर दिया जाए। स्टोइक माने होता है आपका जो है उदासीन या इंडिफरेंट, जो साधु संत होते हैं, बैरागी जिसे बोल सकते हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को जो तोड़ देता है उसको वैंडल बोलते हैं। अगला में पूछा था एंटोनी ऑफ मंडेन, मंडेन माने होता है ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी का एंटोनी पूछ रहा है तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है? इसको दिमाग में रखना। कुछ और वर्ड दिए गए हैं, जैसे टेम्पोररी माने ठीक है, अस्थाई, अम्बल माने विनम्र, स्टैंडर्ड माने मानक। तो मंडेन का क्या होता है, ऑर्डिनरी, तो इसका उल्टा हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब आगे चलते हैं हम दूसरे पैराग्राफ पे, उसको पढ़ते हैं। चलिए अब आके देखते हैं, कह रहा वन हु इज ऑल पावरफुल। अब ऑल पावरफुल जो है उसके लिए आपको लिखना है, ऑल पावरफुल का मतलब होता है ओमनीपोटेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्व शक्तिशाली। लेकिन आपकी जानकारी के लिए याद रहे, ओमनी जहाँ भी जुड़ जाता है तो ओमनी मतलब होता है आल, ठीक है? तो आल पावर, अपोटेंट माने पावर, ओमनी माने आल, अपोटेंट माने क्या होता है, पावर। तो ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल कौन हो गया, ओमनीपोटेंट। ऐसे ही आपको अन्य वर्ड हैं, जैसे ओमनी साइंटिएंट मतलब होता है सर्वज्ञानी, यूनिफॉर्मिटी है, इसको याद रख लेना, सुधार लेना, यूनिफॉर्मिटी, तो एक रूपता हो जाता है इसका। ओमनीफिसेंट माने होता है सर्वव्यापी। तो ओम, तो वन हु इज ऑल पावरफुल का मतलब हो गया ओमनी पोटेंट, सर्व शक्तिशाली। अब अगला देखते हैं, द फ्रेज क्लोज फिस्टेड मीन्स, क्लोज फिस्टेड मैन को बोलते हैं, जैसे क्लोज अपनी मुट्ठी को कि हमेशा बंद किया रहेगा तो उसे कंजूस कहते हैं। तो कंजूस कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो गया, तो क्लोज फिस्टेड मैन माने होता है कंजूस, ठीक है? इसको आपको दिमाग में रखना है। क्लोज फिस्टेड माने कंजूस, जो अपनी मुट्ठी में पैसा 50 रुपया लिया रहे लेकिन खर्च ना करे, तो उसे कहते हैं क्लोज फिस्टेड। जैसे पैसा, कुछ लोग की कहते हैं मुट्ठी नहीं खुलती ना, पैसा नहीं खर्च करते हैं, और जो मुट्ठी खोल के पैसा करते हैं उसे खर्चीला, और जो मुट्ठी बंद किया रहे, क्लोज किया रहे हमेशा, तो उसे कहते हैं माइजरली पर्सन, मतलब जो कंजूस रहे। अब अन्य का अर्थ देखेंगे, अ पर्सन विथ स्ट्रांग फिस्ट, कोई मतलब नहीं, और कवर्डली पर्सन ये भी नहीं होगा, पावरफुल पर्सन ये भी नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी का अपमान कर देना, तो इसका हो जाएगा डिफेमेटरी, और इसको आपको डिफेमेटरी को ध्यान से रखना है। फिर आपको क्या हो जाएगा, डिफेमेटरी मतलब डेरोगेटरी, सैटिस्फैक्ट्री, सप्लीमेंट्री, इन्फेमेटरी। तो अब आप देखो, डेरोगेटरी माने अपमानजनक, तो इसका क्या हो जाएगा, डिफेमेटरी। कुछ मीनिंग और जान जाते हैं, सप्लीमेंट्री माने अनुपूरक तरीके के, सैटिस्फैक्टरी माने संतुष्टि, इन्फ्लेमेटरी माने जो उत्तेजक काम हो। तो डेरोगेटरी का मतलब हो जाएगा इसका सिनोनिम डिफेमेटरी। अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरे पे, चेंज एनी वन ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है।
इसमें आया है बालाज मदर विल यू लॉक द डोर, बाला तो यहाँ बाला की माँ कहती है, प्रश्न है देखो हेल्पिंग वर्ब यस नो टाइप क्वेश्चन में है। तो आप लोग इसको क्या करोगे, बालाज मदर, एक बालाज मदर क्या करोगे, बालाज मदर को तो अब किससे कही आस्क्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखो बालाज मदर विल यू लॉक द डोर, बाला, ठीक है। तो बालाज मदर विल यू लॉक द डोर, बाला, तो बालाज मदर जो है बाला से कहती हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बालाज मदर आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड बाला। अब यहाँ यू क्या हो जाएगा, सी वुड लॉक द डोर, वुड क्या हो जाएगा, सी वुड लॉक द डोर। तो ये ध्यान देना, इफ सी। अब फिर से आप लोग अगर इसको छोटा करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान दें, क्या है, बालाज मदर लिखोगे, फिर बीच में आस्क्ड जोड़ो, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर जोड़ दो बाला, या, ठीक है, या मी, तो यहाँ हो जाएगा बालाज मदर कहती हैं बाला से कि, तो यह क्या हो जाएगा, बीच में इफ जुड़ेगा, तो यू बाला के अनुसार सी वुड लॉक द डोर हो जाएगा। आगे चलिए, फिर तीसरे वाले में चलते हैं, द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड, द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन का निशान लिखा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड, तो यहाँ क्या लिखोगे, सेट क्या है, एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और जहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं बीच में क्या लगता है, दैट, क्या लगता है, दैट, तो लिखोगे द टीचर एक्सक्लेम दैट, अब आगे लगाओगे आई वाज सस्पेंडेड, यू के यहाँ अब देखो एक्सक्लेम्ड यहाँ मी अपने आप से मान के, तो क्या हो जाएगा, द टीचर एक्सक्लेम दैट आई वाज सस्पेंडेड। ऐसे करके आपको बनाने हैं। फिर आगे चलिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, अब डायरेक्ट डायरेक्टेड में करना है, हेट बिगेट्स हेट, लव बिगेट्स लव, इसको मैंने बताया भी आपको। तो ऐसे में जब आपको दोनों पैरेलल टाइप का लिखे तो बीच में लगा दो वेयर एज, क्या लगाओगे, वेयर एज, तो क्या हो जाएगा, एंड भी कुछ लोग लगा देते हैं वो भी सही होगा, हेट बिगेट्स हेट, लव बिगेट्स लव को जोड़ देंगे वेयर एज, तो क्या हो जाएगा, हेट बिगेट्स हेट, वेयर एज लव बिगेट्स लव, ये हो गया कंपाउंड में। आगे, द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए गोट, तो इसमें एक एडजेक्टिव ढूंढते हैं कोई यहाँ पे, तो एडजेक्टिव हंग्री है, तो जो एडजेक्टिव होता है वो अपने नाउन के पहले चला जाता है, तो हंग्री कौन था, टाइगर, तो टाइगर के पहले चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द हंग्री टाइगर, उसके बाद एक खत्म प्रोनाउन, तो द हंग्री टाइगर किल्ड गोट, ए हो जाएगा, द हंग्री टाइगर किल्ड अ गोट, तो ये हो गया सिंपल। अब चलते हैं हम आगे, ट्रांसफॉर्म करना है आपको, वॉइस बदलना है, तो आप वॉइस का देखो जानते ही हो, बाई के बाद होता है सब्जेक्ट, तो बाई हिम का मतलब हो जाएगा ही, फिर आ जाएगा हैज बीन का मतलब हैज से हैज बीन बना है, तो यहाँ हो जाएगा हैज, ही हैज, उसके बाद ब्रॉट हो जाएगा ब्रॉट द न्यूज, ही हैज ब्रॉट द न्यूज, आपको इसको लिख लेना पड़ेगा। फिर आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, अब पॉजिटिव डिग्री में आपको इसको बदलना है, तो क्या हो जाएगा, ए बनता है नो अदर से, तो हो जाएगा नो अदर, तो क्या लगता है, नो अदर, एनी अदर को क्या बोलते हैं, नो अदर, तो नो अदर मेटल इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाएगा, तो नो अदर मेटल इज, और देखो नो अदर मेटल इज तक समझ गए, उसके बाद मोर यूजफुल को बोलते हैं इसमें एज यूजफुल, चूंकि एज यूजफुल जो है पहचान है पॉजिटिव की, ठीक है। अब एज यूजफुल, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज क्या, आयरन हो जाएगा, तो हो गया, तो क्या हो जाएगा, नो अदर को भैया हम क्या बताएं आप लोगों को, नो अदर को चेंज करेंगे एनी अदर को नो अदर में, ये बन गया आपका सब्जेक्ट, तो नो अदर मेटल पूरा हो गया। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब क्या आ जाएगा, ये, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इज यू मोर यूजफुल को एज यूजफुल लगता है, क्योंकि पॉजिटिव का फॉर्म यही है, मैं बताया हूँ क्लास में भी, एज यूजफुल एज, उसके बाद हो जाएगा आयरन, तो क्या हो जाएगा, नो अदर मेटल इज एज फुल एज आयरन, इस तरीके से। अब आगे चलेंगे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आपको करेक्ट करना है, कैसे, द जनरल एज वेल एज, अब देखो सोल्जर्स है प्लूरल ना, तो सोल्जर के अनुसार आया, दो सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, पहला जनरल है दूसरा सोल्जर, तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आ रहा है, और आपको करना क्या है, आपको इस वर्ब को हमेशा फोकस करना है, ये वर्ब हमेशा आती है
पहले वाले एज वेल एज जहाँ भी जुड़ा रहेगा तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ आएगा आपकी वर्ब। तो द जनरल एज वेल एज द सोल्जर्स इज होगा, चूंकि जनरल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज रहेगा। आगे एवॉइड के साथ हमेशा जीरंड होता है, तो टू गो जो होता है ये इन्फिनिटिव है, इसको हम बदल देंगे किसमें, ये हो गया गलत, यहाँ पे हो जाएगा गोइंग, गोइंग, ठीक है, गोइंग। आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, चेक और चेक पे ढूंढते हैं। तो आई विल चेक योर कॉपी में कार बार आई विल चेक योर नोटबुक टुमारो नहीं बोलते हम, ठीक है। तो आई विल चेक योर नोटबुक टुमारो, तो चेक मतलब होता है किसी की जांच करना, आई विल चेक योर नोटबुक टुमारो। अब दूसरे वाले को यह इसका मतलब चेक है, ठीक है। अब आपको चेक का मतलब होता है गिव मी अ चेक, ठीक है, आपको एक मुझे चेक दो, तो चेक हो गया नाउन। अब आगे हो जाएगा वीक, तो दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, ये महीने का पहला सप्ताह चल रहा है। दूसरे में यू आर वीक लिख दो, है ना, ऐसे करके बनाना है। ये देखो मैं बनाया हूँ, ट्रांसलेशन वाले में करवाया हूँ, आप जाके वहाँ से करेंगे, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ भैया, और यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्या है देखो ध्यान से इसका अर्थ। पहला, एक मगर और बिच्छू रह गहरे मित्र थे, तो गहरे मित्र को बोलते हैं क्लोज, ठीक है। तो मगर को क्रोकोडाइल बोलते हैं, बिच्छू को स्कॉर्पियन, तो लिखोगे मगर मतलब ए क्रोकोडाइल एंड ए स्कॉर्पियन वर क्लोज फ्रेंड्स, ऐसे बनाते चले जाओगे। और नदी किनारे रहा करते थे, ये देखो है नदी के, दे वर, ठीक है, दे यूज टू लिव, ठीक है, बिसाइड अ रिवर ऑन द सी शोर, ऑन द सी शोर भी लिख सकते हो, तो सी शोर के किनारे रह गए। वर्षा बहुत तेज होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई, तो हो जाएगा द रिवर फ्लडेड, क्या लिखोगे, नदी में बाढ़ आ गई ड्यू टू हैवी रेन। और इन दोनों मित्रों ने किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की सोची, तो लिखोगे दीज टू फ्रेंड थॉट ऑफ, दीज बोथ बोथ द फ्रेंड्स या दीज बोथ फ्रेंड्स थॉट ऑफ गोइंग सम सेफर प्लेस। आगे मगर ने बिच्छू से कहा, तो क्रोकोडाइल सेड टू स्कॉर्पियन, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, कम एंड सिट ऑन माई बैक, और नदी की तेज धार पार कर लूंगा, आई विल क्रॉस द शार्प स्ट्रीम ऑफ द रिवर। बिच्छू ने ऐसा ही किया, डिड द सेम, लिखोगे द स्कॉर्पियन डिड द सेम, और मगर तैरने लगा, एंड क्रोकोडाइल बिगैन टू स्विम, ठीक है। आगे है, जब वे बीच धार में थे, व्हेन दे वर इज इन नोवेयर, दे वर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, बीच धार मतलब क्या होता है, नोवेयर या इन द मिडल, व्हेन दे वर इन द मिडल या व्हेन दे वर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, तब बिच्छू मगर की पीठ पर डंक मारने लगा, तो लिखो कामा, तब हो जाएगा, तब हो जाएगा बिच्छू का स्कॉर्पियन बिगैन टू स्टिंग, उसके पीठ पर ऑन द बैक ऑफ द क्रोकोडाइल। आगे हो जाएगा, मगर ने बिच्छू से कहा, क्रोकोडाइल सेड टू स्कॉर्पियन, तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड, और तुम्हें डंक नहीं मारना चाहिए, यू शुड नॉट स्टिंग मी। आगे बिच्छू ने कहा, स्कॉर्पियन सेड, यह मेरा स्वभाव है, इट्स माई नेचर, दिस इज माई नेचर। इतना सुनकर मगर ने पानी से गहरा गोता लगाया। हियरिंग दिस, जो मगर था, क्रोकोडाइल था, डाइव डीपली, बहुत नीचे गया, और बिच्छू पानी की सतह पर ही रह गया, और जो स्कॉर्पियन था वो रिमेन्ड, ठीक है, वो अब कहाँ रह गया, ऑन द सरफेस, वह तैर नहीं सकता था, ही कैन नॉट स्विम, इसलिए क्या किया देखो ध्यान से आप लोग, इसलिए बीच धार में रह गया, मर गया, सो ही डाइड इन द मिडल ऑफ द नोवेयर, बिच्छू को अपने दुष्कर्म का फल मिल गया। तो क्या हो जाए, ही गॉट हिज फ्रूट्स ऑफ हिज मिसडीड्स, मिसडीड्स माने होता दुष्कर्म, उसे अपने ही गाट फ्रूट्स, अपना फल मिल गया, किसका, मिसडीड्स का। अब आगे चलते हैं अगले में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। अब आपको इस प्रश्न का 40 शब्दों में आंसर देना है। अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, इसको ध्यान से आप लोग सुनना, समय कम है, 2-3 बार आप इसको देखना, है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारी बातें आपको समझाया हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। कह रहा फ्रेंच जो था, बच्चा था, जब वहाँ लौटा रिसाइट करने के लिए, कैसे रिसाइट किया इसको आपको लिखना है, अच्छे से डिसाइड किया या कैसे डिसाइड किया, जब वो क्लास में जिस दिन उनकी अंतिम विदाई हो रही थी एम की, तो उसने कैसे, हाउ ही परफॉर्म्ड, कैसे वो परफॉर्म किया। व्हाट डज द लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, लॉस्ट स्प्रिंग मतलब होता है जो बचपन का,
लास्ट स्प्रिंग मतलब लास्ट चाइल्डहुड, ये लास्ट स्प्रिंग मतलब लास्ट चाइल्ड, लास्ट बचपन, जो बचपन छिन जाता है वो इसको लास्ट चाइल्डहुड से मतलब है कि कैसे कुछ बच्चे होते हैं जो चिल्ड्रन होते हैं, उनका जो बचपन होता है किस तरीके से नष्ट हो जाता है, हाउ, ठीक है, उनका जैसे कि साहिब आलम, हाउ अ पुअर चिल्ड्रन, कैसे एक पुअर जो, हाउ पुअर चिल्ड्रन, ठीक है, डिस्ट्रॉय देयर लिव्स, कैसे उन्हें अपने ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है, दे डोंट गेट एन्जॉय, कैसे एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, दे पिक्ड अप, दे आर रैग पिकर्स, वे रैग पिकर्स है, दे डोंट हैव गुड, दे डोंट अटेंड ए प्रॉपर स्कूल, कोई स्कूल नहीं अटेंड करते हैं, बिकॉज दे आर पुअर, दे डोंट हैव ड्रीम, उनके पास ड्रीम नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने, और इन द वेरी बिगनिंग, अपने बचपन में चाइल्डहुड में क्या कर रहे हैं वे लोग, काम करने लगते हैं, अपने जीवन का एन्जॉय नहीं ले पाते, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें आप लोग लिखोगे। अब हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। तो सारी बातें आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग को करना है। और आगे, हाउ डिड डगलस रेस्क्यूड व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल, पूल में कैसे हो गया, 3 बार अंदर गए ना, दे गो डाउन, अंदर जाते हैं फिर आप आते हैं, फिर डाउन 3 बार गया, और कैसे उन्होंने अपने सोचा है, कैसे उनका हृदय फटने लगा, लंग्स जैसे फट गया, फिर पूरा जोर लगाते, फिर ऊपर आते थे, यही सारी बातें ये सब मिला-जुला के इसमें रही गई है, और कैसे बचाएँ पूरी कहानी आप लोग जानते ही हो। हाउ डिड राजकुमार शुक्ला स्टेप्ड दैट ही वाज रेसोल्यूट, क्यों, कैसे राजकुमार शुक्ला को ये ऐसे वो लगता है कि वह बड़ा दृढ़ निश्चय थे। आपने देखा, ही स्टेड देयर, ही रिमेन्ड देयर, ही मेट इन कानपुर, ही रिमेन्ड विथ, रह गए किनके पास, गांधी जी फॉर मेनी डेज, कई दिन तक, कई समय तक उनके पीछे पीछे। और व्हेन गांधी जी कॉल्ड हिम इन कलकत्ता, जब कलकत्ता में बुलाए गए, ही मेट देयर, ही रीच देयर बिफोर, वह पहले ही पहुंचे, और ही रिमेन देयर, एंड ही रिक्वेस्टेड टू हिम, उनसे रिक्वेस्ट किए टू, उनसे रिक्वेस्ट किया, और लास्ट में वहाँ लाकर ही मांगे चंपारण में। तो ये सारी बातें आप वहाँ पे मेंशन करोगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज, अब 80 शब्दों में लिखना है। इंग्लिश मैन की विजिट जो है, अनएक्सप्लेन्ड हिस्ट्री है। तो एक इंग्लिश मैन का जो विजिट है एक प्रकार से अनएक्सप्लेन्ड हिस्ट्री है, ये मैं हम शायद हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, है ना। तो आप लोग इसको अपने से कर लेना, है ना, दूसरा वाला मिल जाएगा। द स्टेट द रीज़न, अब मुझे भी नहीं मालूम है, पहली बात क्लियर बता दे रहा हूँ। दूसरे, स्टेट द रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज़, कह रहा है इसका रीज़न बताना है कि ही सक्सेस द नेम ऑफ द रोज़ क्यों, क्या, तो आपको लिखोगे द रीज़न, आपने बताया है कि क्या रीज़न था। तो इसमें आपने द नेम ऑफ द रोज के बारे में, इट टचेस द थीम ऑफ थियोलॉजिकल थीम, थियोलॉजी है इसमें भी, इट टचेस आल्सो मेटाफिजिक्स, इट टचेस आल्सो मेडिवल हिस्ट्री, द पीपल ऑफ दैट टाइम लाइक्स इट, बहुत पसंद, लाइक इट, ये बहुत पसंद किए। तो अगर देखोगे, इन रियली एक्चुअली ही इज टोल्ड दैट द सक्सेस ऑफ ह्यूज सक्सेस, द सक्सेस ऑफ दिस बुक द नेम ऑफ द रोज इज ए मिस्ट्री येट। He also said that if it is published, अगर ये कि it is published before 10 years ago, तो it perhaps it don't work as it work now, क्या है कि उतना अच्छा काम नहीं करती जैसे इस समय वर्क करती है। ये सारी बातें आप द नेम ऑफ द रोज के बारे में आप लोग बताओ कि, है ना, द नेम ऑफ द रोज कैसे कैसे क्या है ना, सब सारी बातें आप लोग। और इसकी 10 से 15 मिलियन कापियाँ बिक गई। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के हमारे ख्याल से ऑप्शनल, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ना। अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपको क्या करना है, रोड साइड स्टैंड वाला हम आपको पढ़ाए ही हैं। रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, बट फॉर सम ऑफ मनी द कैश हुज सप्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंट। ये आपको हम पढ़ाए हुए हैं। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है, व्हाई इज इट अनफेयर टू से दैट दीज पीपल आर बेगिंग फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। मैंने बताया था ये रोटी के लिए ही नहीं वहाँ पे याचना करते हैं, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान सब चीज़ चाहिए, ठीक है, ब्रेड के लिए, क्लोथ्स के लिए, हाउस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो चाहते हैं। जो लोग रोटी का टुकड़ा के लिए बोलते हैं वो नहीं है, जबकि उन्हें शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, साथ ही एजुकेशन, स्वास्थ्य, सबके लिए वो चाहते हैं कि वे लोग पैसा दें। इसलिए कह रहा है कि केवल ये कहना कि रोटी के टुकड़े के लिए मांगते हैं तो गलत होगा। व्हाई डज पैथेटिकली प्लेट इन द कंटेक्स्ट इम्प्लाई, कह रहे पैथेटिकली प्लेट क्यों, क्योंकि दे आर पुअर, और सो दे आर रिक्वेस्टिंग, अर्ज करते हैं। व्हाट डज द पुअर पीपल लुक एट द सिटी मनी, मनी, सिटी के मनी पर क्या लोगों का दृष्टिकोण है, इसको आपको लिखना है।
सेंट्रल आइडिया हम बताते हैं आपको, इसको ध्यान देना। माई मदर एट 60 पर मैं शायद उसके कमेंट बॉक्स में लाइव क्लास के लिखा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ लेना। कीपिंग क्वाइट के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, ये सारी बातें आप जाके लिखना है। थिंग ऑफ ब्यूटी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 शब्दों में आपको लिखना है चार्ली के बारे में। चार्ली के बारे में लिख देना। महाराजा कैसे टैक्स क्यों बढ़ा देता है जब वो नहीं वो करता है लोगों पे, जब उसे नहीं मिलता 100वां भाग तो उस पर गुस्सा करके बढ़ा देता है। आगे क्या हो जाएगा, डॉक्टर सदाव को क्या बात है, फेनोमेनल न्यू हिस्ट्री ह्यूमन काइंड जियोलॉजिकल फेनोमेना आपने देखा हो कैसे जियोलॉजिकल कैसे पृथ्वी का उद्भव हुआ, कैसे क्या क्या थी सारी चीज़ें अंटार्कटिका वाले चैप्टर में दिया है। आंसर में वन ऑफ द फॉलोइंग 80 शब्दों में लिखा है। इट इज़ नॉट मेयरली बट एक्सपीरियंस दैट काउंट विद रेफरेंस टू एनी। मिस्टर लैम कहते हैं कि जीवन में जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे हमारे अनुभव बढ़ते हैं, उससे हमारे नॉलेज बढ़ते हैं, ना कि उम्र से बढ़ते हैं। तो आप जितना ही बाहर जाओगे ज़िंदगी में उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस ही काउंट होते हैं। और आपकी उम्र ये नहीं बताती है कि आप कितना तेज़ हैं, आपका अनुभव, आपकी इधर-उधर जाने से आपको जो ज्ञान मिलता है वही आपका ज्ञान होता है। चलिए आगे आप लोग यहीं फिनिश करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको क्लास ने अटेंड किया। कोशिश है कि हम आपको और भी आपको मॉडल पेपर लाएँ ताकि आपकी और अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके। मॉडल पेपर हल करने के बाद ये होता है कि आप देखते भी हैं और साथ ही साथ आप सुनते भी हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से और फास्ट हम करते हैं, 2-3 बार आप इसको देख लेना। और मेरी आपसे निवेदन है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के पास इसे शेयर करिए और सबके कल्याण के प्रति जागरूक करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो इसको अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है? यदि आपको पसंद आ रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया।